तो ये वो है उस हमारे दम। हेलो बच्चों, कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में आपका स्वागत है। और आज का हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो इसका पहला टॉपिक है प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं। अब प्रकाश के गुणों का तात्पर्य है कि प्रकाश में बेसिकली परावर्तन का गुण होता है जो हमें कक्षा 10 में पढ़ना है, और अपवर्तन का होता है, इसके बाद प्रकीर्णन होता है, और भी बहुत सारी हैं जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन। तो इन सब चीजों को हमें पढ़ना है। तो प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाता है, और ये कुछ गुण मुख्य हैं। फिर बात करते हैं प्रकाश के गुण की। तो प्रकाश के गुण की बात करें तो प्रकाश एक सरल रेखा में गति करती है। अर्थात प्रकाश सरल रेखा में गति करती है, ये कैसे पता चला? तो जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर आपतित होती है तो उस अपारदर्शी वस्तु की छाया बन जाती है। इसका मतलब यह है कि छाया वाले भाग में प्रकाश नहीं जा पाया, इसलिए जो है उस वस्तु की छाया बन गई। तो यहां से बात स्पष्ट होती है कि जो प्रकाश है एक सरल रेखा में गति करती है। प्रकाश की चाल वायु अथवा निर्वात में, प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और इसे हम लोग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी बोलते हैं। और इसको सबसे पहले रोमर नामक साइंटिस्ट ने ज्ञात किया। फिर बात करें प्रकाश, तो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में गति करती है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं जो बिना किसी माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण कर सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमें किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती है। प्रकाश की द्वैती प्रकृति भी होती है। कोई भी प्रकाश है वो कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है, और प्रकाश के इसी प्रकृति को हम प्रकाश की द्वैती प्रकृति कहते हैं, डुअल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। तो प्रकाश कण एवं तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। अब प्रकाश के इसी गुण को हम प्रकाश का द्वैती प्रकृति कहते हैं। बात समझ आ गई? अब बात करें कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव इसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी प्रकाश वैद्युत प्रभाव है क्या? तो जब प्रकाश किसी, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई धातु है, और जब कोई प्रकाश, ये इस पे मान लीजिए प्रकाश पड़ गया, तो जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होती है तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, और इसी घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जब किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगते हैं, और इसी घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अच्छा, ये प्रकाश जब भी सूर्य की प्रकाश की बात करें, सूर्य के प्रकाश की बात करें, ये किसी भी वस्तु पे पड़ती है तो वस्तु गर्म क्यों होती है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरण होती है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश में
पराबैंगनी किरण होती है। और यही कारण है कि जब सूर्य की प्रकाश किसी भी वस्तु पर आपतित होती है तो वो वस्तु गर्म हो जाती है। बात समझना। इसीलिए जो लाइट के बल्ब होते हैं, नॉर्मली CFL हो गए या जो आर्टिफिशियल लाइट है जो कम पावर कंज्यूम करते हैं, उनकी वजह से वस्तुएं गर्म नहीं होती हैं। लेकिन अगर सेम अमाउंट में सूर्य की किरणें अगर पड़ती हैं तो वस्तुएं गर्म हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य की किरणों में पराबैंगनी किरणें होती हैं और वो गर्म कर देती हैं। फिर बात करें कि प्रकाश, दृश्य प्रकाश किरण क्या होता है। तो जो श्वेत प्रकाश किरण है, जो श्वेत प्रकाश किरण है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम देख सकते हैं और उन्हीं को हम दृश्य प्रकाश किरण कहते हैं। उनके नाम VIBGYOR, ये कुछ ट्रिक है। V से वायलेट मतलब बैंगनी, I से इंडिगो मतलब जामुनी, B से ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी और रेड लाल। ठीक, तो इनके जो तरंगदैर्घ्य हैं 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होते हैं। इनके तरंगदैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होते हैं। ठीक, और अगर बात करें इनके ऊर्जा, आवृत्ति, प्रकीर्णन और तरंगदैर्घ्य की, ठीक है, तो इस बैगनी से लाल की तरफ जाने पर ऊर्जा, आवृत्ति, प्रकीर्णन ये तीनों के तीनों घट जाते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, घटते हैं, ये तीनों घट जाते हैं। जबकि वायलेट से रेड की तरफ जाने पर जो तरंगदैर्घ्य है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि आवृत्ति जो होती है वो तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो आवृत्ति घट जाएगा, सही है। फिर जो ऊर्जा है E बराबर H न्यू, यहाँ पे H प्लांक नियतांक है, अर्थात E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, अर्थात जो ऊर्जा है ये आवृत्ति के प्रोपोर्शनल होती है, तो आवृत्ति अगर घटेगा ऊर्जा भी घटेगा। और जो प्रकीर्णन होता है ये 1/λ⁴ लॉर्ड रेले के अनुसार, ठीक है, जो प्रकीर्णन होता है उस प्रकाश के रंग के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां से स्पष्ट होता है कि वायलेट से रेड की तरफ अगर हम जाते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और प्रकीर्णन ये तीनों के तीनों घटते हैं, जबकि तरंगदैर्घ्य बढ़ जाता है, और उनका स्पष्टीकरण ये है। अच्छा, प्रकाश बेसिकली बात करें तो है क्या, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट इज एन टाइप ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी भी वस्तु को दिखलाने में सहायक होती है। जब प्रकाश की किरण हमारी आंखों की रेटिना में पड़ती है तो हमारी आंखों की जो रेटिना है वो उत्तेजित हो जाती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता बल्कि किसी वस्तु को दिखलाने में सहायक होती है। अब प्रकाश ऊर्जा क्यों है, क्योंकि प्रकाश बहुत सारे कार्य कर सकता है। जैसे सोलर प्लेट की सहायता से इलेक्ट्रिक उत्पन्न कर सकता है, सौर कुकर की सहायता से भोजन पका सकता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी करा सकता है। तो इन बातों से स्पष्ट होता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये जो चीजें हैं, प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, ये सब चीजें। अब हम बात करते हैं प्रकाश किरण की, लाइट रेज की। ठीक है, तो प्रकाश किसी समांगी माध्यम में, प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में जिस सरल रेखीय पथ पर गति करता है, प्रकाश किसी पारदर्शी एवं समांगी माध्यम में जिस सरल रेखीय पथ पर गति करता है उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि प्रकाश किरण एक सीधी रेखा में चलती है और वो एक ही दिशा में चलती है। ठीक, तो ये किसी भी प्रकाश किरण का, ठीक है, एक प्रतीक हो गया। अब बात करें प्रकाश किरण पुंज, तो प्रकाश किरण के समूह, प्रकाश किरणों के समूह को हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट
रेज, क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट रेज। तो प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं और ये जो होते हैं ये 3 प्रकार के माने जाते हैं। इसमें पहला आता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। यदि प्रकाश किरण पुंज, यदि कई प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर, यदि कई प्रकाश किरण एक ही बिंदु से निकलती हैं अथवा निकलती हुई प्रतीत होती हैं, यदि कई प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, यदि कई प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को हम प्रकाश किरण, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यदि कई प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, यदि कई प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में मिल रही है और यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो अभिसारी का मतलब ही होता है कि कन्वर्ज, एकत्रित करना। तो यदि कई प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं एक दूसरे से या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उन्हें हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब अपसारी जैसे इसका उल्टा, यदि कई प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब जैसे ये अगर कोई बिंदु हो गया तो यहीं से प्रकाश किरणें निकलेंगी। यदि एक ही बिंदु से कई प्रकाश किरणें निकलती हैं तो उन्हें हम कहते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तो यदि कई प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं या एक ही बिंदु से आती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन्हें हम अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। या आती हुई प्रतीत होती हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो प्रकाश किरणें हैं ये आती हुई प्रतीत हो रही है। समांतर किरण पुंज, ऐसी प्रकाश किरणें जो एक दूसरे के समांतर हों तथा किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद न करें। ऐसी प्रकाश किरणें जो एक दूसरे के समांतर हों परंतु किसी भी बिंदु पर परिच्छेद न करें, तो इस प्रकार के किरणों को हम समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश किरण क्या होता है। प्रकाश किरण पुंज ये 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी, अपसारी एवं समांतर। ठीक है। अब आगे है प्रकाशित माध्यम, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश गमन करता है। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश गमन कर सकता है उसे हम प्रकाशित माध्यम कहते हैं। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश गमन कर सकता है उसे हम प्रकाशित माध्यम कहते हैं। प्रकाशित माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम और एक होता है विरल माध्यम रेयर मीडियम। अब सघन माध्यम क्या होता है, तो ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की जो चाल है, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल वायु या निर्वात से कम, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल वायु अथवा निर्वात से कम। ठीक है, मतलब कि जो प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम हो, उस माध्यम को हम सघन माध्यम कह सकते हैं। ठीक है, सघन माध्यम का जो पदार्थ का घनत्व होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। सघन माध्यम में जो भी पदार्थ होते हैं उनका घनत्व अधिक होता है। इसी अधिक घनत्व होने के कारण उनके कण जो है पास पास होते हैं और प्रकाश का जो चाल है वो थोड़ा सा क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक, तो ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड से कम होती है उसे हम कहते हैं सघन माध्यम। और सघन माध्यम का जो घनत्व होता है वो अधिक माना जाता है। ठीक है, विरल माध्यम की बात करें तो विरल माध्यम जस्ट इसका उल्टा होता है कि ऐसा माध्यम
जिसमें प्रकाश की चाल 3 गुणित 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है या इसमें सघन माध्यम से अधिक होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के माध्यम को हम विरल माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम में हम कुछ एग्जांपल की बात करें सघन माध्यम में, तो कांच मान सकते हैं, जल मान सकते हैं। ठीक है, ये जो है आपके सघन माध्यम में माने जाएंगे। विरल माध्यम की बात करें तो वायु हो गया। ठीक है, किसी भी गैस में अगर बात करें, ये जो माध्यम होते हैं वो विरल माध्यम होते हैं। इनके जो अणु होते हैं इस पदार्थ में बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इनका जो घनत्व माना जाता है वो कम माना जाता है। ठीक, अब बात करें प्रकाशित वस्तु में। ठीक है, ऑप्टिक्स मटेरियल क्या होते हैं, तो प्रकाशित वस्तुएं 3 प्रकार के माने गए हैं। पारदर्शी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश आसानी से जा सके। अब आर पार जाने का तात्पर्य यह है कि अगर ये कोई वस्तु है और इसको प्रकाश की किरणें इस प्रकार से बिना कुछ किए पार हो जाए तो इसे हम कहेंगे पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु की बात करें तो कोई भी अगर साफ कांच हो गया, शुद्ध जल हो गया, तो इन्हें हम पारदर्शी मानते हैं। अपारदर्शी वस्तु ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार प्रकाश नहीं जा सकती। अब देखिए, आर पार प्रकाश न जाने के 2 कारण हैं। या तो ये जो अपारदर्शी वस्तु है ये प्रकाश के किरण को परावर्तित कर दे, या तो अवशोषित। तो जो अपारदर्शी वस्तु होती है वो प्रकाश के किरणों को परावर्तित और अवशोषित कर लेती है, इसीलिए प्रकाश जो है इसके उस वस्तु के को पार नहीं कर पाती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कागज, लकड़ी, लोहा, हमारे शरीर, जितनी भी चीजें हैं ये अपारदर्शी वस्तु होती हैं, ओपैक मानी जाती हैं। पारदर्शी में क्या होता है कि वस्तुएं प्रकाश किरण को परावर्तित भी नहीं करती, न के बराबर, और अवशोषित, ये दोनों जो है यहाँ पर नहीं होता और यहाँ पर होता है। पारभासी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश कुछ अल्प मात्रा में चला जाता है, तो उस प्रकाश के उस पदार्थ को या उस वस्तु को हम पारभासी या अल्प पारदर्शी कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, अगर आप कागज में थोड़ा सा तेल लगा देते हैं तो उसके आर पार हमें दिखाई देने लगता है। इसका मतलब यह है कि एक वस्तु कैसी हो गई, आपकी पारभासी या अल्प पारदर्शी हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन, यानी लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, परावर्तन का मतलब होता है पुनः वापस लौटना। परावर्तन का मतलब होता है पुनः वापस लौटना। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार अथवा चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार अथवा चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये कोई पालिशदार या चिकनी सतह है और इस पे कोई प्रकाश किरण आपतित होती है और फिर से उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य एवं वेग, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात ये अपरिवर्तित रहते हैं, ये अपरिवर्तित रहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन की घटना में आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य एवं वेग जो है अपरिवर्तित रहते हैं।
किंतु तल के प्रकृति के अनुसार जो प्रकाश की तीव्रता है ये परिवर्तित होती रहती है। तल के प्रकृति के अनुसार जो प्रकाश की तीव्रता है ये परिवर्तित होती रहती है। इतना हो। फिर बात करते हैं परावर्तन के नियम की। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम यह है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। ऐसे ही आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये नॉर्मल एंड अभिलंब, ये तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। जैसे अगर ये हम बीच के आपतन को माने, इसको बीच को नॉर्मल एंड अभिलंब माने, इसको आपतित, इसको परावर्तित, तो तीनों एक ही तल का मतलब ये होता है कि इनको हम एक तल में रख सकते हैं। जैसे आपका बोर्ड एक तल में है तो ये एक तल में सेट हो जा रहा है, ये एक तल में क्या हो रहे हैं आपके बोर्ड पे रखे जा सकते हैं। तो हम कहेंगे कि ये तीनों एक ही तल में है। ये एक तल में नहीं है। अगर हम इन दोनों को रखेंगे तो ये दूसरे तल में हो गया, इन दोनों को रखेंगे तो ये दूसरे तल में हो गया। तो इसका मतलब यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा इसका नियम क्या है कि कोण I बराबर कोण R, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं आपतन कोण, इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या होता है? तो N को हम लोग बोलते हैं अभिलंब, N को बोलते हैं अभिलंब। तो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब हम बात करें परावर्तन के प्रकार की। तो तल के प्रकृति के आधार पर परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। तल के प्रकृति के आधार पर परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है विसरित परावर्तन यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब ये नियमित परावर्तन क्या होता है? तो यदि प्रकाश की किरणें एक निश्चित दिशा में आपतित होती हैं तो वह निश्चित दिशा में परावर्तित भी हो जाती है। यदि प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराती हैं और सभी आपतित प्रकाश की किरणें एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती हैं तो इस प्रकार के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के चिकनी सतह पर आपतित होती हैं और वे एक निश्चित दिशा में सभी की सभी परावर्तित हो जाती हैं, इस घटना को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे ये कोई चिकनी वस्तु हो गया और चिकनी अपारदर्शी वस्तु हो गया। अब इस पे आप देख रहे हैं कि सभी प्रकाश किरणें आपतित हुई और एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो गई, इसलिए इस प्रकार के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन के कारण ही अगर हमारे कपड़े गीले होते हैं, अगर गीले कपड़े होते हैं तो वो अधिक रंगीन दिखाई देते हैं, गीले कपड़े अधिक गहरे रंग के दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कपड़ा गीला होता है तो उसके जो कपड़े की सतह है वो अत्यधिक चिकना होता है और उससे प्रकाश की किरणें एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती हैं। और जब हम उस निश्चित दिशा में अपनी आंखों के माध्यम से हमारी आंखें द्वारा देखते हैं तो हमें वे जो कपड़े हैं अधिक गहरे रंग के दिखाई देते हैं। यही कारण है कि बारिश के समय जो सड़क है वो अत्यधिक काली दिखाई देती है, क्योंकि उसके दौरान सड़क के जो होल्स हैं उसमें पानी भर जाता है और वो जो सतह है चिकनी हो जाती है और नियमित परावर्तन होता है। तो नियमित परावर्तन के कारण ही हमें कोई भी नई वस्तु या भीगी हुई वस्तु अत्यधिक गहरे रंग की दिखाई देती है। फिर बात करें विसरित परावर्तन। तो यदि कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदुरी सतह पर आपतित होती है, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदुरी सतह पर आपतित होती है तो वह सभी दिशाओं में असमान रूप से परावर्तित हो जाती है और इसी घटना को हम विसरित परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन इसका भी उपयोग हमारे दैनिक जीवन में है। जैसे हमारे जो न्यूज पेपर होते हैं,
न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के जो कागज हैं ये खुरदुरे बनाए जाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि हमें उस न्यूज़पेपर पर लिखे हुए छोटे छोटे अक्षर भी आसानी से दिख जाते हैं। विचलित परावर्तन के कारण परावर्तित प्रकाश सभी दिशाओं में, आप देख रहे हैं कि सभी दिशाओं में फैल जाती है और सभी दिशाओं में फैलने के कारण ही हमें साफ साफ दिखाई देता है और हम बिना किसी कठिनाई के किसी भी एंगल से उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए। अब हम परावर्तन से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं जो आपके बोर्ड में पूछे गए हैं। अब इन सभी सवालों में हम लोग आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस पहले सवाल में बात करते हैं। ये कोई प्रकाश की किरण है और आप लोग देख पा रहे हैं कि आपतित प्रकाश की किरण है। काला रंग प्रश्न है, नीले से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अगर ये आपतित प्रकाश की किरण 30 अंश का कोण बनाती है तो इस दर्पण पे आप एक अभिलंब डाल दीजिए। जो अभिलंब होता है इस सतह से 90 अंश के कोण पर। तो अगर ये पूरा 90, इधर का पूरा 90, तो ये 30 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा 60। और आपतन कोण 60 हो गया। तो आप पढ़े हैं आपतन परावर्तन के नियम से कि परावर्तन कोण भी क्या होगा 60, यानी एंगल I इज इक्वल टू 60 एंड एंगल R इज इक्वल टू 60, दोनों 60। यहाँ पर परावर्तित प्रकाश की जो किरण है वो 50 अंश बनाती है दर्पण से कोण। तो यहाँ भी आपको आपतन और परावर्तन कोण बताना है। तो यहाँ से भी आप दर्पण पे लंब डालेंगे और लंब सदैव लंबवत होता है दर्पण से। तो अगर ये पूरा 50 है तो ये पूरा 40 होगा। तो 50 40 90, यानी यहाँ पर परावर्तन कोण का मान 40 है तो आपतन कोण का भी मान 40 डिग्री होगा। तो एंगल I इज इक्वल टू 40 एंड एंगल R इज इक्वल टू 40, दोनों 40। तीसरा है, यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण पर लंबवत आपतित हो। तो अगर दर्पण पे लंबवत आपतित होती है तो यहाँ पर आपतन कोण I का भी मान 0 हो जाता है। अब परावर्तन कोण R का भी मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। मतलब जो प्रकाश किरण है पुनः उसी मार्ग पर परावर्तित हो जाती है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण या चिकनी सतह पर लंबवत आपतित होती है तो वह पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है, ये चौथा है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें कोई प्रकाश की किरण है जो कोई समतल दर्पण है वो 20 डिग्री पर है धरती से, और डाउनवर्ड का मतलब लंबवत नीचे की ओर कोई प्रकाश आ रही है। तो अगर वो लंबवत नीचे की ओर आ रही है तो प्रकाश चूंकि एक सरल रेखा में गति करती है तो इसको यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा। अगर ये 90 होगा तो 9 2 11 7 18, यानी ये 70 डिग्री हो जाएगा। और ये 70 तो ये भी कितना 70 शीर्षाभिमुख, अर्थात ये जो प्रकाश किरण है दर्पण पर 70 डिग्री के कोण से आपतित होती, 70 डिग्री दर्पण से बनाती है। तो अब इस पे हम लोग क्या करें कि एक लंब डाल दें इस दर्पण पे। तो अगर ये 70 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे आपतन कोण I का भी मान 20 हो जाएगा। अब परावर्तन जो कोण है ये भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कोण I और R दोनों 20-20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ सवाल थे जो परावर्तन के नियम पर आधारित है। ऐसे प्रश्न ही बोर्ड में आपके पूछे जाते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं दर्पण। दर्पण ऐसी अपारदर्शी प्रकाशिक वस्तु, ऐसी अपारदर्शी प्रकाशिक वस्तु जो परावर्तन के पश्चात, ऐसी अपारदर्शी प्रकाशिक वस्तु जो परावर्तन के पश्चात किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करती है उसे हम दर्पण कहते हैं। ऐसी अपारदर्शी प्रकाशिक वस्तु जो परावर्तन के पश्चात
प्रकाश के किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करती है, दर्पण कहलाती है। यदि वह प्रकाश के किरणों को अभिसरित का मतलब होता है एकत्र करना। तो यदि प्रकाश के किरणों को वह एकत्र करती है, अभिसरित करती है, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये सदैव उल्टा होता है और इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि दर्पण परावर्तन के पश्चात अभिसरित किरणों को अभिसरित करता है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होते हैं जिन्हें हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। यदि प्रकाश किरणें अपसरित होती हैं अर्थात यहाँ पे फैलती हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है और इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। अब बात करें गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक भाग पर हम पारे अथवा चांदी का लेप लगाकर उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का पिंड रख देते हैं। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई कांच का खोखला गोला था, इसको ऐसे हम एक काट देते हैं तो हमें इसका ये शेप मिलेगा। मान लेते हैं ये शेप कोई मिल गया और इसके लिए मान लेते हैं कि आपका ये शेप। अगर हम गोलीय दर्पण के, ठीक है, आंतरिक भागों पर, ठीक है, यदि हम गोलीय दर्पण के आंतरिक भागों पर पारा या चांदी का लेप प्लस आयरन ऑक्साइड का पिंड कर देते हैं तो इस प्रकार के दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। यदि हम गोलीय दर्पण के, यदि हम कांच के खोखले गोले के आंतरिक सतहों पर, ठीक है, पारा या चांदी का लेप लगाकर उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दें तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का जो ये सरफेस है इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक सतह है वह उभरा हुआ होता है और ये प्रकाश के किरणों को, और यह प्रकाश के किरणों को अपसरित करता है। ठीक है, और यह प्रकाश के किरणों को अपसरित, अर्थात उत्तल दर्पण जो है ये प्रकाश के किरणों को फैलाने का काम करता है। ठीक है, अब अवतल दर्पण, तो यदि हम कांच के खोखले गोले के बाहरी सरफेस पर पॉलिश और पेंट कर दें तो जो हमारा दर्पण प्राप्त होगा वो अवतल होगा। ठीक है, और अवतल दर्पण का परावर्तक जो सतह होता है वह कुछ धसा हुआ होता है। ठीक है, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है जबकि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को अभिसरित का मतलब होता है इकट्ठा करना। जैसे अगर हम मान लें कि ये कोई हमारा अवतल दर्पण है और इस पर अगर हम कहीं से भी प्रकाश किरणें इस प्रकार से आपतित करते हैं तो ये जो किरणें हैं, ठीक है, इसके मुख्य अक्ष की ओर कहीं न कहीं ये एकत्रित हो जाते हैं। ठीक, तो अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है जबकि अगर कोई भी उत्तल दर्पण है और अगर इस पे हम प्रकाश किरणें आपतित करते हैं तो ये जो प्रकाश किरणें हैं विभिन्न दिशाओं में अपसरित अर्थात फैल जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से दर्पण हम लोगों ने पढ़ लिया। अब दर्पण जो होता है, बात याद रखिएगा, दर्पण हमेशा अपारदर्शी होना चाहिए। ठीक, समतल दर्पण, तो समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह, ठीक है, एकदम क्या हो, समतल
समतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो समतल होता है। असमतल दर्पण सदैव किसी भी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण किसी भी वस्तु का सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, किंतु पार्श्व परिवर्तित अर्थात लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में। अगर आप जब भी किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होंगे तो उसका जो दाएं तरफ का प्रतिबिंब है वो बाएं तरफ बनेगा और जो बाएं तरफ का प्रतिबिंब है वो दाहिने तरफ बनता है। ठीक। इसके बाद अगर समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो वस्तु के दूरी के बराबर होती है। ठीक। यदि कोई वस्तु है, ये समतल दर्पण है, अगर इस समतल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है तो जो इसका प्रतिबिंब है समतल दर्पण के पीछे किंतु 5 मीटर की ही दूरी पर मिलता है। ठीक है। और समतल दर्पण जो प्रतिबिंब है ये वस्तु के बराबर बनाता है। अगर ये वस्तु की ऊंचाई बात करें, अगर 1 मीटर है तो इसके जो प्रतिबिंब है इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई 1 मीटर होगी। समतल दर्पण की जो फोकस होती है, समतल दर्पण की जो फोकस होती है वो अनंत होती है। फोकस होती है अनंत होती है। ठीक। तो ये वो है कुछ हमारे दर्पण।